इस मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ काफी हाई सिक्योरिटी होती है और वहीं पर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके सामने से एक सीरो नाम का लड़का गुजर रहा होता है। वो लड़का गाड़ी के आगे जाकर चारों तरफ देखते हैं लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए वो इसी मौका देखकर गाड़ी के दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर जाता है। असल में सीरो एक चोर होता है, इसलिए वो चोरी करने के लिए यहाँ पर आया था। अब गाड़ी के अंदर जाने के बाद वो गाड़ी तो नहीं चुराता है लेकिन वहाँ पर मौजूद सामान को चुराना शुरू करता है। सबसे पहले वो गाड़ी के साउंड सिस्टम को निकालता है और उसके बाद डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है। अब ये सब निकालने के बाद वो पीछे वाली सीट पर पेशाब भी कर देता है। उसके बाद वो अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और वो दूसरे दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है मगर वो दरवाजा भी नहीं खुलता। वो दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर अब वो घबराने लगता है, पर अभी भी उसे लगता है कि वो गाड़ी से बाहर निकलेगा, इसलिए वो गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है और वो कई बार शीशे पर किक करता है लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो शीशा नहीं टूटता। उसके बाद वो टायर खोलने टूल निकाल कर भी शीशे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और वो गाड़ी के दरवाजा पर लगी हुई प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़कर उसके अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलने का कोशिश करता है, मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो गाड़ी के पिछले वाली सीट में चला जाता है और अपने बैग से गन निकाल कर आगे वाली शीशा पर शूट करता है, लेकिन बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाता है। क्योंकि ये गाड़ी की जितने भी शीशे हैं वो सब के सब बुलेट प्रूफ होता है। अब यहाँ पर सीरो का मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उसके हाथ के साथ साथ अब उसके पैर में भी चोट लग चुका है। उसके बाद वो खून को रोकने के लिए अपने टी शर्ट खोलकर घाव पर बांध लेता है और तभी बाहर एक लड़की आती है और वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर गाड़ी के शीशे देखकर लिपस्टिक लगाती है, जिसे देखकर सीरो जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये पूरी की पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ होता है और साथ ही साथ इस गाड़ी की शीशों से अंदर से बाहर तो देख सकते हैं लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। ये देखकर सीरो काफी दुखी होता है क्योंकि अब वो इस गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से फंस चुका था। उसके बाद वो फोन निकालकर अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे फोन भी ऑफ हो जाता है। काफी समय होने की वजह से उसे प्यास लगता है, इसलिए वो अपने साथ हुई पेप्सी को पी लेती है। अब धीरे धीरे करके रात हो जाता है और सीरो किसी तरह से वो रात निकाल लेता है और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तभी वो चुराया हुआ रेडियो को फिर से वापस लगाता है और म्यूजिक ऑन करके कुछ देर के लिए रिलैक्स होते हैं। उसके बाद वो फिर से गाड़ी के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही देर में वो म्यूजिक आप से आप बंद होता है और तभी वहाँ पर एक कॉल आती है। ये देखकर सीरो कॉल को रिसीव कर लेता है और तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक है, मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मेरी गाड़ी कई बार चोरी हो चुकी है, इसलिए मैंने इस गाड़ी में बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखा है ताकि इस गाड़ी को कोई भी चुरा ना सके। ये सुनने के बाद सीरो कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और वो सीरो को कार के कुछ खूबियाँ बातें बताता है कि ये कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलोराइज है और इस कार के नीचे मैंने एक बम भी फिट किया है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है, इसलिए अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश भी किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा। लेकिन सीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। इतना कहते ही फोन अपने आप कट हो जाता है और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एसी चालू हो जाती है। एसी ऑन होने के बाद सीरो को कुछ राहत तो मिलती है लेकिन धीरे धीरे करके गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सीरो को काफी ठंड होता है। इसलिए वो अपने टी शर्ट को फिर से एक बार पहन लेता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुका था। उसके बाद वो अपने पेंट काट कर एसी को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। अब सीरो काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए एनरिक एसी को बंद कर देता है। यहाँ पर सीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस के कार आता है जिसे देखकर वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन पुलिस वाला ना उसे देख सकता है न ही उसकी आवाज सुन सकता है। उसके बाद वो पुलिस इस गाड़ी को चारों तरफ से देखता है और उसका चालान काट कर यहाँ से चला जाता है क्योंकि ये गाड़ी नो पार्किंग
में खड़ी थी। अब वो पूरी तरह से हार मान चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से एनरिक का कॉल आता है और इस बार भी सीरो फोन उठाकर उसे गाली देकर यहाँ से निकालने को कहता है, पर एनरिक उसके बातें नहीं मानता और वो उसके बारे में बताने को कहता है। उसके बाद सिरो उससे कहता है कि वो इस दुनिया का रूल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी मिलकर गरीब लोगों का फायदा उठाता है और वो ऐसा नहीं चाहता कि गरीब लोग मर जाए, इसलिए वो चोरी करता है। ये सुनने के बाद एनरिक उसे बताता है कि गाड़ी के पीछे बैक साइड में एक छोटे से पाइप है, उसमें से तुम्हें पानी मिल सकता है। ये सुनते ही सीरो पीछे जाकर उस पाइप को निकाल लेता है और कार से फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है, जो दिखने में काफी गंदा लग रहा था, लेकिन इतने प्यास के कारण सिरो बिना कुछ सोचे वो सारा पानी पी लेता है। अब देखते ही देखते फिर से रात होती है और सिरो को भी काफी भूख लगा हुआ था और उसी के सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं सकता। अब वो काफी कमजोर हो चुका है, जिस वजह से उसका दिमाग पर भी असर पड़ना शुरू हो गया था और वो भूख के कारण वहाँ पर रखी हुई मैनुअल को ही खाने लगता है, जिसके बाद फिर से उसे प्यास लगता है, लेकिन इस बार उसे अपने ही पेशाब खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में अपने ही पेशाब को पी लेता है। अब उसे लग रहा था कि वो इसी गाड़ी में फंसकर मर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर आता है, जिसे देखकर उसका उम्मीद जाग जाता है और वो चोर उस गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर आसपास के लोग आकर उसे पकड़ लेता है और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर गाड़ी के बाहर इतनी ज्यादा हलचल हो रही थी, मगर किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं होती है कि इस कार के अंदर कोई फंसा हुआ है। अब फिर से रात हो जाता है और सीरो को अपने भूख कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए वो कीड़े को ही खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ दया आता है जिससे वो उसे नहीं खाता और इसी दौरान बाहर एक कपल आकर वहीं पर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन इधर सीरो उन्हें देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखते ही देखते फिर एक दिन बीत जाता है और फिर अगले दिन एनरिक का कॉल आता है और एनरिक उसे बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है जिसे तुम खा सकते हो। ये सुनते ही वो जल्दी से चॉकलेट निकाल कर खा जाता है, जिसके बाद उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाती है। उसके बाद वो अपने मोबाइल के बैटरी को निकाल कर बाहर धूप में रख देता है ताकि वो धूप से थोड़ी सी चार्ज हो जाए। उसके बाद वो चश्मा लगाकर बाहर के लोगों को देखकर एंजॉय करता है और उसने काफी बार कोशिश करने के बाद फाइनली गाड़ी के दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने में कामयाब हो जाता है, मगर ये छेद इतना छोटा होता है कि जिसमें से कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। और फिर से वहाँ पर एक बार एनरिक का कॉल आता है, जो सीरो से कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्चे से मिला। ये सुनकर सीरो काफी हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरी परिवार के बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद वो बताता है कि मैंने तुम्हारे फैमिली से ये बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी काम के बारे में झूठ बोला और उन्हें $1,00,000 भी दिए। इतना कहकर वो फोन को रख देता है। ये सब बातें सुनकर सीरो को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसकी परिवार तक पहुंच गया था। उसके बाद वो उस बैटरी को उठाकर अपने मोबाइल में डालता है, जिससे उसके मोबाइल ऑन हो जाती है और वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, इसलिए वो अपने वाइफ को एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, जिसके बाद फिर से उसका मोबाइल दोबारा ऑफ हो जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बार बार गाड़ी का स्टार्ट बटन को क्लिक करता है और कुछ समय बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी बैक गियर में लगी होती है, इसलिए वो गियर बदलने की कोशिश करता है पर गियर नहीं बदलता, जिसके बाद वो तेजी से गाड़ी को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे गाड़ी दीवार पर टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी का शीशा टूट जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा पास के पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है, जहां पर वो पानी की बोतल और खाने की चीजें लेकर एक टेबल पर जाकर खाने लगता है। लेकिन तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि इसके लिए तुम्हें शुरू में पे करना होगा, मगर सिरो के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो उसे गोली से मार देता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खोलता है तो वो अपने आप को गाड़ी के अंदर ही पाते हैं, क्योंकि ये उसने एक सपना देखा था। यहाँ पर सिरो ये सबसे पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का फैसला करता है और वो गन निकालकर अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से उस गन में बुलेट ही नहीं होती। इसके बाद वो गन को फेंक देता है और तभी यहाँ पर फिर से एक बार एनरिक का कॉल आता है और गाड़ी के लाइट्स भी अपने आप ऑन होता है, लेकिन इस बार एनरिक उसके सामने ही होता है, पर सीरो एनरिक को अपने सामने देखने पर भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि अब उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी।
उसके बाद एनरिक गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है और वो सीरो को बताता है कि आज से पहले मेरी गाड़ी 28 बार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर अब 29 हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखा है ताकि मैं चोर को फंसा सकूं। और अब तुम फंस चुके हो, इसलिए अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उसके बाद वो किसी को कल करके बातें करने लगता है, लेकिन तभी सीरो मौका देखकर अपने गन से उसे शूट करता है, जिससे गोली उसे छूकर निकल जाता है और वो बेहोश होता है। और यही मौका देखकर वो गाड़ी से बाहर निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो यहाँ से भाग सके, इसलिए वो अपने गन को हवा में फायर करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से एनरिक आकर उसे मारते हुए फिर से गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोली की आवाज सुनकर पुलिस भी आ जाता है और वो एनरिक को गन नीचे रखकर उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन एनरिक उसे अपने गन पॉइंट पर लेता है और वो पुलिस को कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की, इसलिए ये हमारे आपस का मामला है, तुम बीच में मत आओ। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस और कई सारे रिपोर्टर्स भी आ जाता है और इसी में एक पुलिस वाला भी होता है जो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था। असल में वो पुलिस वाला रिटायर हो चुका था। उसके बाद वो एनरिक से काफी सारी बातें करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, लेकिन एनरिक उसके बात नहीं मानता। अब यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उसमें से कुछ लोग एनरिक के खिलाफ थे तो कुछ लोग उसके साथ। उसके बाद वो पुलिस वाला बड़े प्यार से एनरिक से कहता है कि तुम काफी पढ़े लिखे इंसान हो, इसलिए तुम जानते हो कि सिरो ने जो कुछ भी गलत काम किया उससे भी बड़ा गलत काम तुम करने वाला हो, इसलिए तुम कानून को अपने हाथ में मत लो और वो काम हमें छोड़ दो। ये सुनने के बाद एनरिक का मन बदल जाता है और सीरो को छोड़ देता है, लेकिन एनरिक अपने गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद वो अपने मोबाइल में एक टाइमर चलाता है और कुछ समय बाद यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एनरिक के वहीं पर डेथ हो जाता है। और उधर सीरो को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण उसे अगले ही दिन छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।